नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द क्लास। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आप में से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करें और ऑप्शनल का सेगमेंट क्या है हमारे लिए। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शनल कैसे चूज करते हैं और ऑप्शनल हमारे लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपसे ज्योग्राफी ऑप्शनल यानी भूगोल वैकल्पिक के बारे में बात करने जा रहा हूं। ज्योग्राफी ऑप्शनल जो कि एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल जो सक्सेस का एक बेस है हमारे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आज मैं आपसे ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आप अपने क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं। यस सर, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई रिक्वायरमेंट है। हाउ टू चूज ऑप्शनल। और आज मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पे बात करूंगा। ये पूरी श्रृंखला आपकी चलती रहेगी। और कौन कौन से टॉपर्स हैं जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम इस पे अपनी बात शुरू करते हैं। ओके, here we go। तो मार्क्स इसमें कैसे आते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल में से एक है दोस्तों। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। और उससे पहले आपसे ये कहूंगा कि कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक रहनी चाहिए। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक रहनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। आप कोशिश करने से मत डरिए, अपनी लड़ाई को आगे लेके चलिए। और कहते हैं ना कि जो लड़ता है वही जीतता है। हारने से डरना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। तो लेट्स स्टार्ट। आज को हम शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ऑप्शनल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल आज की डेट में आपको पता है कि ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं। 250 मार्क्स ईच में दो पेपर हमारे सामने हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2। यानी पेपर 1 में जहां प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के सिद्धांत। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल जो होता है वो जीएस से किस रूप में अलग है ये समझना बड़ा जरूरी है। चाहे पीएसआईआर हो, वो पॉलिटी से कैसे अलग है, सोशियोलॉजी सोशल इश्यूज से कैसे अलग है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली गलती जो पहली मिस्टेक स्टूडेंट करता है वो ये करता है, उसको लगता है जो जीएस में है वही ऑप्शनल में है। तो आपको इसलिए सबसे पहले जानना होगा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी है, यानी भूगोल के सिद्धांत। माना जाता है कि जो ऑप्शनल का पेपर होता है वो ग्रेजुएशन से ऊपर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनर्स लेवल के हिसाब से बनाया जाता है। यानी किसी भी अगर सब्जेक्ट को देखा जाए तो उसके डेवलपमेंट में उसके सिद्धांतों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। सिद्धांत प्रिंसिपल जिस पर वो स्ट्रक्चर टिका होता है, यानी जिस पर ये चीज बनती है। इसमें जो है ढेर सारी फिलॉसफीज होती हैं, कई विद्वानों के मत होते हैं, कई ज्योग्राफर्स के अपने जो है स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको प्रूव करना होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम बात करें तो इसमें दो पार्ट होते हैं, जैसे कि भौतिक भूगोल का यानी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट और ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट। पेपर 2 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हमारा क्षेत्र जो है वो भूगोल, भारत का भूगोल है। ये अप्लाइड पार्ट है। जो उन सिद्धांतों को यहाँ पेपर 1 में पढ़ते हैं हमें पेपर 2 में अप्लाई करना होता है। तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो 250 मार्क्स और 250 मार्क्स के हिसाब से तैयार होती है। 250 मार्क्स के दोनों सेगमेंट हमारे यहां पर देखने को मिलते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 250 मार्क्स के सेगमेंट में हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि पेपर 1 में यानी जो 250 मार्क्स है, ये पेपर 1 सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा समय लेता है और इसमें अपने फंडामेंटल को बनाना बहुत जरूरी होता है। अब वो लोग जो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, आज वो इस क्लास में समझेंगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल कैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का प्रयोग करके मैं ये 500 नहीं, मैं इसको 800 मार्क्स का बोलता हूं, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल आपके जीएस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का यूज करके आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो, स्पेशली जो जियोपॉलिटिक्स के क्वेश्चन होते हैं। अब अगर हम बात करें तो जो पहला पार्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी, इसकी अगर हम बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी दो पार्ट में ये डिवाइड है, राइट, जिसमें भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल उसमें 5 पार्ट हमें पढ़ने होते हैं, यानी कि हमारे पास ये 5 टॉपिक होते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट ये हो गया, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, जिसके अंतर्गत जो इस जमीन पर ये जो हमारी पृथ्वी है इस पर जो हमें आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, झीलें हो, खाई हो, ट्रेंचेस हो,
ठीक है, यहां तक कि जो समुद्रों का निमग्न तल है, जो उसकी तलहटी है, उसके बारे में भी हमें जानने को यहां मिलता है। तो इनको बनाने, इनके बारे में जानकारी देने वाले जो विद्वान थे, जो जोग्राफर थे, उनके बारे में हमें स्टडी करनी पड़ती है। दूसरा पार्ट है जलवायु विज्ञान, बहुत ही प्यारा पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं इसको। तो क्लाइमेटोलॉजी में आपको पता है कि क्लाइमेट जो है वो अगर ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन करता है। मैं ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए, क्योंकि ठंड है, लेकिन मैं जून के महीने में ये कपड़े नहीं पहनूंगा। हम इस तरह से खाना पीना क्यों खाते हैं, हमारे मकान अलग अलग क्यों होते हैं, हमारा अधिवास अलग क्यों होता है, हमारा जो है खान पान अलग क्यों होता है, हमारा कल्चरल सेटअप अलग क्यों होता है, उसका जवाब हमें कहां से मिलता है, क्लाइमेटोलॉजी में मिलता है। ये कोई रटने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। अगर किसी का खाना जो है चावल है, किसी का खाना गेहूं है, कोई मोटे अनाज खा रहा है, तो उसके पीछे उसकी क्लाइमेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप क्रिएट करती है। बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी समझ ही तुम्हें इस सब्जेक्ट के साथ जोड़ेगी, अटैच करेगी। इसके बाद समुद्र विज्ञान है, जो हमारा पूरा सेटअप है, जो लगभग हमारा 71% से ज्यादा जो पानी है, जो सॉल्ट वाटर है, वो हमारे पूरे सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, राइट। हमारे पूरे जो जलवायु है उसको भी प्रभावित करता है। तो तीसरा हो गया समुद्र विज्ञान, और आज की डेट में इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसको हम लोग ओशिनोग्राफी कहते हैं। इसके बाद है बायोजोग्राफी। बायो का मतलब हुआ, यहां पर अगर हम बात करें तो आज भूगोल में दो हिस्सों देखने को मिल रहा है। वी ऑल्सो पार्ट ऑफ बायो, ये पेड़ पौधे जानवर ये सब कुछ बायो का पार्ट है। वो सभी जो बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन। तो जीवन जहां पर है, लेकिन जीवन हम में भी है, लेकिन हमारे लिए एक अलग भूगोल रखा गया, क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा विविध है। इसके पास ज्ञान है, विज्ञान है, आज इसके पास इकोनॉमी है, इसके पास खुद का अपना एनवायरमेंट है, ये खुद एनवायरमेंट का पार्ट है। तो ये एक बहुत ही विविधता के साथ बना हुआ जो सेगमेंट है वो यहां पर रहेगा। इसके बाद है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरण, यानी हमारे आसपास के साथ हम कैसा अपना व्यवहार करते हैं। आज की अगर हम डेट में देखें तो मनुष्य जो है यानी एंथ्रो, वो अपने एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, या तो उससे प्रभावित हो रहा है या उसको प्रभावित कर रहा है, सबसे बड़ा एजेंट बन चुका है। आज इस पूरी पृथ्वी पे हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ग्लेशियर को पिघलाने के पीछे ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है, वायु प्रदूषण के पीछे ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है, एनिमल पोचिंग यानी जानवरों को मारने के पीछे ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है, नदियों को गंदा करने के पीछे ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो ये बहुत ही गहरा टॉपिक है जिसे हम लोग पर्यावरणीय भूगोल कहते हैं। अब ये 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जैसे आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे ज्योग्राफी ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, अब जरा ध्यान से देखो। आपने से कभी जीएस का सिलेबस किसी ने देखा है? अगर आप जीएस का सिलेबस देखोगे तो जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे आपको यही 5 टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो अगर आप ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर देते हो, ऑप्शनल को अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हो, टीचर के साथ आप आसानी से बातचीत कर सकते हो, तो ध्यान रखना जीएस का ये पोर्शन ऑटोमेटिकली कवर होने लगता है। यानी ज्योग्राफी ऑप्शनल एक तीर से 2 निशाने लगाने के बराबर है। एक तीर से 2 निशाना, ये सिर्फ 500 मार्क्स नहीं है, ये 800 मार्क्स है। ये आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स में। आपको पता है प्रीलिम्स में ज्योग्राफी एनवायरमेंट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नियरली 25 to 28 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। आपको पता है मेंस में भी, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 3 हो, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, राइट। पेपर 3 में 90 मार्क्स एग्रीकल्चर के आसपास है, और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑप्शनल का पार्ट है। इसके साथ साथ इंटरव्यू में जियोपॉलिटिक्स से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आप ज्योग्राफी में दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, यानी आप ऑप्शनल की तैयारी करते हैं और जीएस की तैयारी आपकी साथ साथ होती चली जाती है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला पार्ट होता है जो पेपर 1 का पार्ट बी है, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। चूंकि मैंने बताया कि आज की डेट में ह्यूमन अपने आप में बहुत पावरफुल हो चुका है, ये इसके पास अपना खुद का सिस्टम है, ये खुद भी सिस्टम का पार्ट है, और इसके पास खुद का अपना एक सेटअप है, ये बहुत पावरफुल है, इसकी मशीनें, ज्ञान विज्ञान, टेक्नोलॉजी। तो आज ये हर चीज को प्रभावित कर रहा है। आज इसके लिए कोई भी जो कंस्ट्रेंट है वो नहीं है। जैसे कोई एक जानवर है, पोलर बियर, तो पोलर बियर ध्रुवीय एरिया में रह सकता है, पोलर एरिया में रह सकता है, लेकिन वो विषुवत रेखा पे नहीं रह सकता, वो सर्वाइव नहीं करेगा इक्वेटोरियल रीजन पे, जहां हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, मर जाएगा, वो एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ह्यूमन चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, इक्वेटर हो या वो पर्वतों का क्षेत्र हो, हर जगह कौन पाया जाएगा? मनुष्य पाया जाएगा। चाहे कोल्ड डेजर्ट हो चाहे हॉट डेजर्ट हो, चाहे गोबी का मरुस्थल हो, अटाकामा हो, सहारा हो, कालाहारी हो, कोई भी हो, वहां मनुष्य हर हालत में पाया जाता है। तो क्लाइमेटिक बाउंड्रीज इसके लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, यानी ये प्रकृति के चक्रों से निकलकर इसने खुद अपना सेटअप बना लिया है। इसका मतलब है इसको अलग से समझना बहुत जरूरी है। तो पहला है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में संदर्श।
तो पर्सपेक्टिव हम इसको समझेंगे कैसे, तो पहला इसके बारे में। दूसरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ही मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। पेड़ हम क्यों काटते हैं? इकोनॉमिक्स के लिए। जानवरों को मार रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए। हम मछलियों को जो है उसका शिकार कर रहे हैं, किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, हम वनों को काट रहे हैं, खेत बना रहे हैं, किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये हमारा सबसे कोर एरिया है। आगे देखते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल। तो मनुष्य जैसे जैसे सबसे पावरफुल होता चला जा रहा है, तो उसके पास उतनी ज्यादा सुरक्षा यानी उतनी ज्यादा सिक्योरिटी है। तो जिसकी सिक्योरिटी ज्यादा है, जिसके पास फूड सिक्योरिटी है, आज वो वनों को काट के खेत बना ले रहा है, उसको ज्यादा भोजन चाहिए, ज्यादा खेत बना ले रहा है। वो आज हाई यील्ड वैरायटी बीजों का इस्तेमाल कर रहा है, वो पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहा है, फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है। तो आज उसकी जनसंख्या बढ़ने के बहुत चांसेस। आपने देखा मात्र 12 सालों के अंदर पूरे दुनिया की आबादी 1 अरब बढ़ गई। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई, हम जो है वो 1 अरब आबादी मात्र 12 सालों के अंदर बढ़ी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है हमारी। तो हमारी जनसंख्या, और इस जनसंख्या को रहने के लिए क्या चाहिए? बस्तियां चाहिए, सेटलमेंट चाहिए, मकान चाहिए। हर जो देश होता है, ज्यादातर जो प्रोग्रेसिव कंट्री होते हैं, हमारे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, चलाई जाती है। तो जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि दुनिया में आज सबसे ज्यादा हमारी आबादी हो चुकी है और हमारी आबादी बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। सो दैट इज पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करेंगे। इसके बाद है रीजनल प्लानिंग यानी प्रादेशिक आयोजना, कि कैसे हम अपने रीजन्स को डेवलप करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, चाहे टाउन प्लानिंग हो, विलेज प्लानिंग हो, सेटलमेंट हो, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। और सबसे लास्ट में मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियमन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर कि ये ऐसा ही करेगा, ऐसा ही होगा, चाहे वो वेबर का मॉडल हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्री को बसाने का मॉडल हो, वॉन थ्यूनेन का मॉडल हो, एग्रीकल्चर मॉडल हो। इन सब मॉडल्स के लिए, मॉडल का मतलब होता है एक, जैसे नहीं कहते कि एक मॉडल, इसको देख के लगता है कि ये सारा चीज ऐसा ही होगा। जब आप कोई मकान खरीदने जाते हैं, कोई कॉलोनी, तो पहले एक कमरा बना के दिखाते हैं, एक फ्लैट बना के दिखाते हैं कि देखिए भाई साहब आपका मकान बनने के बाद ऐसा होगा। तो आप उसको देखकर ही क्या करते हैं? पैसा देते। तो यहां पर क्या होगा कि एग्रीकल्चर ऐसा होना चाहिए, एक मॉडल हो गया। जियोपॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए, हार्टलैंड थ्योरी का मॉडल ये रहेगा, यहां पर हो गया। इंडस्ट्री ऐसे बसेगी, जो आपका सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है वो ऐसे होगा। तो इससे क्या होगा? ये आपका एक मॉडल और सिद्धांत तैयार होता है। नेक्स्ट वन, पेपर 2, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब यहां आपको कई बार कहा जाता होगा कि ज्योग्राफी का सिलेबस बड़ा है। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? चैट बॉक्स में बताएं, कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है? बताएं कमेंट बॉक्स में। अब इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूं। आज प्रूव करता हूं कि ज्योग्राफी का सिलेबस फनल सिलेबस है। जिसको ये स्टाइल ऑफ टीचिंग पता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप जरा देखो, ज्योग्राफी में लोग कहते हैं कि 20 मेजर टॉपिक्स हैं। कई बार आप लोग कहते हो कि वो फलाना ऑप्शन ले लो यार, बहुत छोटा है। यार वो ले लो, बहुत आसान है। यूपीएससी में आसान, टफ, छोटा, बड़ा सिलेबस कुछ नहीं होता। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य में लिखा है कबीर के, मान लो जैसे रामचरितमानस के 100 दोहे, और देखो कितना छोटा लिखा है, रामचरितमानस के 100 दोहे। लेकिन जब तुम 100 चौपाइयां पढ़ना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें उनका अर्थ समझना, उसकी व्याख्या करना, उसको सही संदर्भ में बताना, हालत खराब हो जाएगी। वो एक लाइन 100 लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। ज्योग्राफी ऑप्शन में रिवर्स है। अभी मैंने क्या बताया, ध्यान से देखना। अभी मैंने तुम्हें यहां बताया इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये पूरी फिजिकल ज्योग्राफी बताई। ठीक है, ये पूरी फिजिकल ज्योग्राफी थी, भौतिक भूगोल। पेपर 1 में तुमने पढ़ लिया। मान लो भूआकृति विज्ञान में तुमने पढ़ा कैसे प्लेट टेक्टोनिक होती है, हिमालय कैसे बनता है, ये पढ़ लिया। फिर आपने यहां नदियों के बारे में पढ़ लिया, ओके हो गया, ठीक है। जलवायु के बारे में पढ़ लिया कि कैसे हवाएं चलती हैं, कैसे वर्षा होती है, ये आपने यहां पर पेपर 1 में पढ़ लिया। अब आप देखिए कि सिलेबस कैसे इसका अचानक से छोटा हो जाता है। अब आप पहुंचे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये आप बाहरी बच्चा देखेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, आपका यहां लिखा हुआ फिजिकल सेटिंग्स। अब आप जैसे इसमें गए, आपको पता है कि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
हिमालय भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा है, वलित पर्वत है, माउंटेन है, ये पेपर 1 में ही पढ़ा दिया जाता है। क्या पेपर 2 में आप अलग से कुछ पढ़ोगे? नहीं। नदियां बहने का तरीका, नदियां जब बहती हैं तो रैपिड्स बनाती हैं, प्लेन्स में पहुंचती हैं, वो यू शेप की वैली बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। नदियों का जो स्वरूप होगा वो भारत की नदियों के लिए अलग होगा? बिल्कुल अलग नहीं होगा, सेम होगा, सिर्फ नाम याद करने हैं। इसी तरह जब पूरे विश्व की जलवायु आप पढ़ रहे हो, कैसे बारिश होती है, कैसे वाताग्र बनते हैं, कैसे फ्रंटल जो है वो रेन होती है, ओरोग्राफिक रेन होती है। तो जब ओरोग्राफिक रेन हो रही है तो भारत में जो चेरापूंजी है, जो मौसिन राम है, वहां ओरोग्राफिक रेन ही तो हो रही है। सह्याद्री में जो रेन हो रही है वो सबसे ज्यादा ओरोग्राफिक रेन हो रही है। तो आपको पता है कि जैसे मेघ ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, रास्ते में जो है पहाड़ आ गया, वो संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है और बारिश हो जाती है। उसके दूसरे हिस्से में लीवॉर्ड यानी वृष्टि छाया प्रदेश होता है। तो पर्वत का एक हिस्सा वर्षामुखी होता है और दूसरा हिस्सा वृष्टि छाया प्रदेश होता है। तो ये कहीं पर भी होगा, ये आल्प्स में भी काम करेगा, रॉकीज में भी काम करेगा और ये हिमालय में भी काम करेगा, सह्याद्री में भी काम करेगा। सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहां आपने क्या पढ़ा? यहां आपने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लिया, आर्थिक भूगोल। तो अर्थव्यवस्था संसाधन से चलती, खनिजों से चलती है, कृषि से चलती है, इंडस्ट्री से चलती है। यहां भारत के आपके संसाधन पढ़ने हैं। तो क्या ये अलग हो जाएंगे? अगर लोहा एक जगह निकल रहा है तो लोहा दूसरी जगह भी, तो क्या होगा? सिर्फ नाम ही तो याद करने। एग्रीकल्चर, सेम प्रैक्टिसेस होंगी कि नहीं होंगी? अगर हम बात करें, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगा, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होगा, झूम कृषि होगी, कमर्शियल एग्रीकल्चर होगा, एनिमल रेयरिंग होगी, यही तो चीज होगी। अगर न्यूजीलैंड में भेड़ें पाली जा रही, वहां पॉस्चरलैंड है, चरागाह है, तो पशुपालन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गई। तो भारत में भी सबसे ज्यादा भैंसों का दूध प्राप्त किया जाता है, तो वो भी तो पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हो गया। तो जो तौर तरीके वो काम करेंगे। कमर्शलाइजेशन, भारत में क्या हो रहा है? भारत में जो है एग्रीकल्चर 100% कमर्शलाइजेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो मशीनीकरण नहीं है, बड़े बड़े खेत नहीं है। तो वहां पर आपने पहले पढ़ लिया, यहां दोबारा पढ़ने की आपको क्या जरूरत है? आपने सिर्फ भारत के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी ले ली, थोड़ी बहुत जो है चीजों के बारे में जानकारी ले ली, कौन से राज्य जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कहां हरित क्रांति हुई थी, कहां ज्यादा फायदा हुआ था, कहां नहीं हुआ था। बहुत आसान होता चला गया। यही कृषि, यही उद्योग, परिसंचरण, संचार, व्यापार, ये आर्थिक भूगोल का पार्ट है। तो वहां जो आपने सिद्धांत पढ़ लिए, सारे के सारे यहां काम आ गए। तो अचानक से आपका सिलेबस क्या होने लगा? अचानक से आपका सिलेबस छोटा होने लगा। आपको लगेगा ये तो सारी चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। अब वहां पर आपने सेटलमेंट पढ़ा था। देखिए पेपर 1 में आपने क्या पढ़ा? सेटलमेंट पढ़ा। जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? टीचर ने यहां पेपर 1 में पढ़ा दिया। अब देखो ज्योग्राफी में सिलेक्शन क्यों ज्यादा होते हैं, ये आपको अभी पता चल जाएगा। अब यहां पर आपको क्या पढ़ना है? बस्ती भूगोल, सेटलमेंट। तो मुझे बताओ, अगर कश्मीर के मकान देखोगे तो तुम्हें इस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, स्लैंट छतें हैं। क्यों? बर्फ गिरती है और वो नीचे की तरफ आकर गिर जाती है। कनाडा के जब सेटलमेंट को देखोगे, वहां पे मकान क्या होगा? ऐसे ही होगा, बर्फ गिरेगी, नीचे आ जाए फिसल के। घरों को गर्म करने के लिए आपको हीटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? तो बेसिकली क्या होता है, जब आप थोड़ी बहुत जो है इसमें नॉर्थ साउथ का डिफरेंस आएगा, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो सारे के सारे तुम्हारे क्या होंगे? सेम टू सेम होंगे। राइट? प्रादेशिक विकास एवं आयोजना, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग, इससे पहले भी हमने पढ़ा था। यहां पर भी हमें वही सिद्धांत पढ़ना है कि नहीं? पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और कंटेम्प्रोरी इश्यूज, यानी करंट अफेयर्स में जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कहीं अभी जलवायु की घटना हुई, कहीं पर ज्वालामुखी घटना हुई, कहीं पर भारत में डिजास्टर आया, जैसे अभी आपने जो है जोशीमठ, अभी इस बार जोशीमठ का जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल जो है सेगमेंट्स हमारे सामने, तो हमें उसको अवेयर रहना, उसको तैयार करना है। अब आप देखिए क्या है, मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पर 20 टॉपिक है ही नहीं है, ये बेसिकली केवल 12 टॉपिक हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल में केवल 12 टॉपिक हैं, बार बार वही टॉपिक रिपीट होते हैं। इसीलिए इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस फनल में है, यानी ये दिखता बड़ा है, होता छोटा है। इसका सिलेबस एक्चुअली मैं यही प्रूव कर रहा हूं, इसका सिलेबस दिखता बड़ा है, होता छोटा है। और तमाम जो आपको कहा जाता है कि इसका सिलेबस बहुत छोटा है, जब आप उसके अंदर 100 दोहे, चौपाइयां जब जुड़ जाती हैं तो वो अपने आप में क्या हो जाता है? काफी बड़ा हो जाता है। आइए बात करें तो कौन कौन से हमारे टॉपर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। जैसे 2021 में ऐश्वर्या वर्मा, ज्योग्राफी ऑप्शन से रैंक 4, राइट है, आईएएस टॉपर भी रहे हैं ज्योग्राफी से, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है इससे पहले के सालों में। रिसेंट में 2021 में शेखर 12वीं रैंक,
टॉप 100 के अंदर अंजलि 44वीं रैंक, रवि कुमार 84, जुनैद अहमद 3rd रैंक, तो 2018 में। तो ये टॉप रैंकर्स हमारे रहे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्योंकि ये ऑप्शनल के साथ साथ जीएस और इंटरव्यू इन सब में भी बहुत ये हेल्प करता है, बहुत ज्यादा मदद करता है। क्लियर है दोस्तों? इसी तरह 2014 में इरा सिंघल मैम, आपको पता होगा कि बहुत सोशल मीडिया पे जानी जाती हैं, या आईएएस टॉपर रही हैं, उनका भी ऑप्शनल ज्योग्राफी ही था। और टॉप 10 में ज्योग्राफी ऑप्शनल की चांसेस हर साल बहुत ज्यादा होते हैं, ये इसका रिजल्ट है। और ओवरऑल सिलेक्शन देखा जाए, यानी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन में जो 800-900 सिलेक्शन होते हैं, उसमें से ज्योग्राफी का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और इसका कारण है कि जो ऑप्शनल अच्छे से तैयार कर लेता है, जीएस में, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, तीनों में उसको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। राइट, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। इसीलिए आईएएस टॉपर भी इससे पहले भी टॉपर रहे ज्योग्राफी ऑप्शनल से। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत अच्छे टॉपर्स भी देता है, और ओवरऑल सिलेक्शन, टॉपर तो कोई एक होगा, लेकिन ओवरऑल सिलेक्शन इसका बहुत अच्छा खासा होता है। और ये आपको समझ में आएगा कि इसका सिलेबस केवल दिखता बड़ा है, एक्चुअली में उतना बड़ा सिलेबस नहीं है ये। अब हम बात करें ज्योग्राफी ऑप्शनल की बुक लिस्ट। अब इसकी सबसे खास बात क्या होती है? कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश मीडियम में अच्छे होते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आप हिंदी में पढ़ने निकलोगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसे बहुत से ऑप्शनल हैं जो हिंदी मीडियम को सपोर्ट नहीं करते, उनकी बुक्स नहीं अवेलेबल है, जैसे इकोनॉमी, अर्थशास्त्र हो गई, विज्ञान के ऑप्शनल हो गए। लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ सबसे अच्छी क्या खास बात है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रारंभिक ऑप्शनल में से एक है। तो इसकी जो लीजेंडरी बुक्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। जैसे अगर हम बात करें जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, तो डॉक्टर सविंदर सिंह की बुक या पी दयाल, तो दोनों की दोनों किताबें, पी दयाल की बुक हो या डॉक्टर सविंदर सिंह की बुक हो, दोनों के दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। नोट्स इसके आसानी से हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं जिसको बच्चा जोश में ले लेता है, लेकिन वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत फर्क होता है। आपके पास पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं रहेगा, आप क्या पढ़ाई करोगे? इसी तरह ओशिनोग्राफी की बात करें तो डॉक्टर सविंदर सिंह और डीएस लाल, आप इन दोनों में से कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, और दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, चाहे डीएस लाल ले ले, चाहे डॉक्टर सविंदर सिंह की बुक पढ़ लें। इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, डीएस लाल, दोबारा मैंने नाम दिया, बहुत प्यारी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की बात करें तो डॉक्टर सविंदर सिंह की बुक भी पढ़ सकते हैं, और तमाम और राइटर की बुक है वो भी यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बायोग्राफी की बात करें तो डॉक्टर सविंदर सिंह की बुक, ये भी अच्छी पतली सी किताब है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि करंट में हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मानव भूगोल की बात करें तो माजिद सर की बुक है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। हिंदी में इसका नाम है भौगोलिक चिंतन का विकास। मॉडल्स इन ज्योग्राफी, माजिद हुसैन, भौगोलिक मॉडल्स की बुक, आप ये भी पढ़ सकते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन की, तो ये माजिद हुसैन सर की बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और सभी बच्चों के लिए बराबर उपलब्ध है। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, प्रोफेसर काशीनाथ सिंह और जगदीश सिंह, तो आर्थिक भूगोल के मुख्य तत्व प्रोफेसर काशीनाथ सिंह और जगदीश सिंह, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध। बहुत प्यारी किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसी तरह से अर्बन ज्योग्राफी की बात करें तो सुरेश चंद्र बंसल, ठीक है, नगरीय भूगोल के लिए सुरेश चंद्र बंसल, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। तो इस ऑप्शनल के साथ सबसे मजेदार बात है कि यहां किताबों का डिफरेंस ही नहीं है। अब आपकी मेहनत है, आपकी सोच है, और करंट पर आपका जो है वो पकड़ है, मैपिंग पे आपकी पकड़ है। आगे देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए, तो आरसी तिवारी की बहुत प्यारी किताब, अगर कोई बिगिनर पढ़ाई करना चाहता है, देखिए किताबें बहुत सी हैं, अलका गौतम की भी बुक है, माजिद हुसैन सर की बुक आती है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और सब्जेक्ट को पकड़ना चाहते हैं तो आरसी तिवारी की किताब बहुत सरल भाषा में लिखी गई है, तो आप इस बुक को भी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, यहां से शुरू कर सकते हैं। इंडिया ईयर बुक, हर साल एक, जैसे अभी आ रही है फरवरी में, तो इंडिया ईयर बुक आप पढ़ सकते हैं। तो भारत सरकार उसमें बहुत से आंकड़े देती है, सरकार के तमाम चीजें देती हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगजीन की बात करें तो योजना, जैसे मैंने योजना की क्लासेस ली थी, योजना पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। डाउन टू अर्थ, आज के समय में डाउन टू अर्थ बहुत अच्छी पब्लिकेशन है जो आपका करंट का पार्ट कवर करेगी। कुरुक्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के पार्ट को और ग्रामीण विकास के पार्ट को पकड़ने के लिए। साथ ही साथ आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह आप पेपर 2 में देखते हैं तो आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। क्लियर है? एटलस करना सेकेंड पेपर के लिए बहुत जरूरी है।
अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो ज्योग्राफी में मार्क्स मिलते हैं वो हमें मैपिंग पे मिलते हैं। आपको पता है कि प्री में भी मैपिंग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मैपिंग के क्वेश्चन जो इसका आंसर जो होता है वो मैथ्स की तरह मिलता है। किसी भी ऑप्शनल में सबसे अच्छा जो आंसर अगर मिलता है कई नंबर, तो आपके मैपिंग के मार्क्स। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा भी सीरियस हैं, तो आपको मैपिंग में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, और ये मैथ्स की तरह नंबर मिलते हैं। पेपर 2 में, पहले दोनों पेपर में आता था, अब केवल पेपर 2 में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये मार्क्स आपको करके देता है। तो ये दो चीजें हैं पेपर 2 में मार्क्स पाने का, एक तो करंट अफेयर्स पे फोकस कर लीजिए, जो मैगजीन मैंने बताया उस पे फोकस कर लीजिए, और जो मैपिंग मैंने बताई जिसने फोकस कर लिया, न सिर्फ उसका प्री निकल जाएगा, साथ ही साथ वो इसमें भी बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा। इसी तरह पॉलिटिकल ज्योग्राफी की किताब है राजनीतिक भूगोल, सुदीप्ता अधिकारी, वेरी इंपॉर्टेंट किताब। और जो अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, सो एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका बैच में लेकर आ रहा हूं एनसीईआरटीज का। सो आप इसके साथ साथ अपनी पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने क्या सीखा कि भाई किस तरह से हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। जीएस के साथ साथ इंटरव्यू में भी हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत जो है मदद करता है। ये एक ऐसा ऑप्शनल है जिसके बारे में कहा जाता है इसका सिलेबस बड़ा है, लेकिन एक्चुअली इसका सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, इसका सिलेबस छोटा है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जाता है। अगर आपने पेपर 1 पे कमांड कर लिया, तो पेपर 2 में ऑटोमेटिकली मूलतः सिद्धांत वो अपने आप कवर कर देता है। अगर पेपर 1 में आपने मिट्टियां पढ़ ली, तो भारत के लिए अलग थोड़े ना होंगी, वैसे ही मिट्टियों के बनने की प्रक्रिया होगी, वैसे ही नदियों की प्रक्रिया होगी, वैसे ही हिमालय बनेगा, वैसे ही जलवायु होगी, वैसे ही समुद्र का पानी बहेगा और संसाधन सेम होंगे। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ नाम याद करने, तो अचानक से इसका सिलेबस बहुत छोटा हो जाता है। साथ ही साथ बुक्स मैंने आपको बता दी, और ऑप्शनल में भी जो ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है, जैसे पीएसआईआर, तो आप ब्यूरोक्रेट के साथ पीएसआईआर का ऑप्शनल आप हमारे साथ बाइलिंगुअल पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने और प्रवीण सर ने मिलकर पढ़ाया हुआ है, तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य, जो बहुत ही फेमस राइटर हैं, पत्रकार हैं, उनके द्वारा भी ये सिलेबस आपका चल रहा है। आप दिए गए नंबर पे किसी से भी कॉल करके आप जो है वो अपनी जानकारी ले सकते हैं और यहां पर एडमिशन अपना करा सकते हैं। राइट दोस्तों, तो ये रहा आज ज्योग्राफी के लिए। ऐसी पूरी श्रृंखला में आपको डिफरेंट ऑप्शनल के बारे में बताऊंगा, कैसे उसमें मार्क्स लेकर आने हैं, क्या चीज जो है वो आपको करनी है, और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज जो मैंने किताबें बताई उस पर आप पूरा ध्यान रखिए। साथ ही साथ आप जुड़े रहिए जो हमारे महा आंदोलन है उनके साथ। जैसा कि आप जानते हैं 99 के साथ सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, तो जीएस हो गया, प्रीलिम्स हो गया। अब जैसे किसी बच्चे ने पूछा मैं कब से पढ़ाऊंगा, सो नेक्स्ट वेडनेसडे, ये जो थोड़ा बहुत और बच्चे शिफ्ट होने हैं उजांग एडू ऐप से एनी टाइम लर्निंग ऐप पर, फिर मैं मैसेज दे रहा हूं, उस पर आप शिफ्ट हो जाइए। राइट, बहुत से बच्चे अपना फोन नंबर गलत दे रहे हैं, लॉगिन आईडी, मैं उसको शिफ्ट करा के आई विल स्टार्ट माई क्लासेस एज सून एज पॉसिबल। साथ ही साथ सीसैट की क्लासेस चल रही हैं और इंग्लिश की क्लासेस चल रही मात्र 99 रुपए में। अब हमने शुरू किया है पीसीएस का एक बैच, वो भी यूपी पीसीएस का 199 रुपीज में। हम इसके साथ भी जा रहे हैं, आप इसके साथ भी जुड़कर अपनी क्लासेस कर सकते हैं। और जो लोग मेरे साथ मिड फरवरी में एडवांस एनसीईआरटी बैच में जुड़ना चाहते हैं, कुछ समय के लिए हमने फीस को रखा है मात्र 6,500 रुपए, तो 3,999 अभी वर्तमान फीस है, जो 6,500 फीस थी, इसके साथ भी आप लोग जुड़कर एडमिशन ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आगे बढ़ने की। और ज्योग्राफी ऑप्शनल से लेकर सारे ऑप्शनल के साथ आप फॉर्म भी भर सकते हैं, ताकि हम आपको बता सके कि आप कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं और क्या कोर्सेज पे डिफरेंट डिस्काउंट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्वेश्चन हमें भेजते रहिए ताकि मैं उन पे वीडियो बनाकर आपकी मैं हेल्प कर सकूं। और सभी लोग उजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप को शुरुआत कर दें।